हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को स्ट्रक्चरल एनालिसिस में स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शंस के न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल करा लेते हैं। एनालाइज द गिवन बीम, एनालाइज the given beam using slope deflection method and draw bending moment diagram, shear force diagram, and as well as we need to draw elastic curve। तीन चीजें हमें बनानी है, shear force diagram, bending moment diagram and elastic curve। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट, देखिए बी में हम लोग के पास ये एक बीम है। ठीक है, इस बीम में ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक कंसंट्रेटेड लोड भी है साथ में और 50 किलो न्यूटन, और साथ में ये हो गया आप लोगों का, ये हो गया 2 मीटर और ये हो गया 4 मीटर और ये हो गया 6 मीटर एंड दिस इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर and the moment of inertia which is given is 2I for this section and 3I for this section। दोनों सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यू अलग अलग दे के रखा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड इलास्टिक कर्व। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप नंबर वन में क्या करना है? पहला स्टेप है स्टेप वन। In the step 1 we need to draw, we need to स्टेप नंबर 1 है फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट में यहाँ पहले हमें ये देखना है कि कितनी स्पैन है। जैसे बीम में दे के रखा है, यहाँ पे 2 स्पैन है, तो पहला स्पैन का हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल लेते हैं। फर्स्ट स्पैन का फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड प्रेजेंट है द गिवन बीम में ए से लेके बी तक, जिसके कारण क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 6 मीटर का, तो जिसके कारण इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट की फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स्ड एंड मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम ए टू बी, मोमेंट फिक्स फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस WL²/12। सो अगर माइनस WL²/12 करता हूँ तो फॉर्मूला से वैल्यू आएगा माइनस ऑफ W25 इंटू द 6²/12, इससे वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 75 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद नेक्स्ट स्पैन जो है मैं इससे वैल्यू निकालूंगा। नेक्स्ट है, पहला ए बी कर लिया मैंने, अब नेक्स्ट मैं करूंगा बी टू सी।
यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड है 50 किलो न्यूटन के 2 मीटर और 4 मीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो गया, सॉरी, मोमेंट फिक्स फ्रॉम ए टू बी और मोमेंट फिक्स फ्रॉम बी टू ए का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ प्लस हो जाएगी, प्लस 75 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि फॉर्मूला वही है, सिर्फ एक बार प्लस माइनस ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, दूसरी बार प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। इसके बाद इस बीम में क्या है फॉर्मूला, मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम ए टू बी टू सी इज इक्वल टू माइनस होगा, माइनस में फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 50 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एल का मतलब है 2 + 4 6 बाई एल स्क्वायर। इससे वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 44.44। ठीक है, माइनस ऑफ 44.44 वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट मोमेंट, सिमिलरली क्या होगा, मोमेंट फिक्स फ्रॉम सी टू बी का वैल्यू क्या होगा, प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। तो इससे वैल्यू आएगा 50 इंटू ए स्क्वायर इंटू द बी बाई एल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आएगा प्लस 22.22 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें सिर्फ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालनी है। अब स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में मैं करूंगा रिलेटिव स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस में क्या होगा, रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला है I बाई एल। रिलेटिव स्टिफनेस, यहाँ पे 2 स्पैन थे, इसके बाद दो स्पैन थे ए बी एन, ए टू बी एंड बी टू सी। तो रिलेटिव स्टिफनेस पहले ए बी का, उसके बाद रिलेटिव स्टिफनेस बी सी का। रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला है I बाई एल। अब देखिए के ऑफ ए टू बी जो बीम था उसमें ए टू बी में वैल्यू गिवन था 2I मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और लेंथ गिवन था 6। सिमिलरली नेक्स्ट स्पैन में बीम गिवन था 3I डिवाइडेड बाई 6। अगर मैं दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूँ, 6 कट गई, I कट गया, तो बच गया 2:3। Therefore the relative stiffness value is 2:3। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में मुझे करना है, शायद सभी का हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में करूँगा मैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में मुझे क्या करना है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में मोमेंट फ्रॉम ए टू बी मुझे पहले निकालना है। मोमेंट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू के ऑफ ए टू बी इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस ऑफ प्लस फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, के का वैल्यू आया है 2 इंटू 2 थीटा ए
प्लस थीटा बी माइनस ऑफ 75, ये वैल्यू आया था मोमेंट फ्रॉम ए टू बी का। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है मोमेंट फ्रॉम बी टू ए, 2 थीटा बी प्लस थीटा ए प्लस 75, ये दूसरा इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन होगा मोमेंट फ्रॉम बी टू सी, की का वैल्यू आया था 3, इसमें 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस ऑफ 44.44, ये थर्ड इक्वेशन। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन होगा मोमेंट फ्रॉम सी टू बी, प्लस 22.22, ये हो गया मेरे पास चार इक्वेशन। दिस ऑल 4 इक्वेशंस आर known as slope deflection equations। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए नेक्स्ट स्टेप में होगा बाउंड्री कंडीशन। स्टेप नंबर 4 में बाउंड्री कंडीशन जो है वो किसके मतलब कैसा होगा बाउंड्री कंडीशंस होगा जहां जहां क्वेश्चन में फिक्स सपोर्ट था वहां पे थीटा की वैल्यू 0 होगा, मतलब वहां पे स्लोप की वैल्यू 0 है। थीटा का मतलब स्लोप है, तो स्लोप का वैल्यू 0 होगा। मतलब क्वेश्चन में ए सपोर्ट में फिक्स था और साथ में सी सपोर्ट में फिक्स था, तो दोनों सी और ए में स्लोप की वैल्यू 0 हो गया। और बाकी बी में सिंपली सपोर्ट था, तो बी में मोमेंट हो जाएगा, मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस मोमेंट फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू 0। बाकी में स्लोप 0 और फिक्स्ड में स्लोप 0 एंड बाकी सपोर्ट्स में मोमेंट 0। ये ध्यान रखना आप लोगों को, जहां कहीं पे भी फिक्स सपोर्ट दिखाई दे वहां पे हमें थीटा 0 करना है या स्लोप 0 करना है और बाकी में मोमेंट 0 करना है। तो जैसे थीटा ए और थीटा सी 0 हो गया, मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा हर एक इक्वेशन में। ये 0 कर दिया, ये भी 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, थीटा सी 0 कर दिया। अब मेरे पास बी, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस मोमेंट फ्रॉम बी टू सी, मोमेंट फ्रॉम बी टू ए एंड मोमेंट फ्रॉम बी टू सी, इन दोनों को मैं सम अप करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा 4 थीटा बी प्लस 75 प्लस 6 थीटा बी माइनस ऑफ 44.44 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास आएगा थीटा बी इज इक्वल टू, थीटा बी का वैल्यू क्या आएगा, थीटा बी का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 3.056, इतना वैल्यू आएगा, दैट इज दिस मच रेडियन, 3.056 रेडियन। अब मेरे पास अगर थीटा बी का वैल्यू आ चुका है, यही थीटा बी का वैल्यू मैं क्या करूंगा, बैक क्या करूंगा, बैक करके हर एक इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, हर एक इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा इन द सेंस, इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो थीटा बी का वैल्यू है, ये मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, एक तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 1 में, दूसरा सब्स्टिट्यूट करूंगा किस में, दूसरा सब्स्टिट्यूट करूंगा 2 में, फिर इसके बाद
थीटा की वैल्यू 3 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट थीटा की वैल्यू मैं 4 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। हर एक इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा m ऑफ a टू b, m ऑफ b टू a, m ऑफ b टू c एंड m ऑफ c टू b। तो वैल्यूज में लिख लेता हूं अभी। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास वैल्यूज आएगा मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मेरे पास वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ 81.11 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट फ्रॉम बी टू ए का वैल्यू आ रहा है माइनस बी टू ए का वैल्यू आ रहा है प्लस 62.77। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम बी टू सी का वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ 62.77 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट फ्रॉम सी टू बी का वैल्यू आ रहा है 13.052 किलो न्यूटन मीटर। ये है मेरे पास 4 वैल्यूज। अब मैं क्या करूंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा इन चारों वैल्यूज से। ठीक है, नेक्स्ट तो फाइनली ए पॉइंट में वैल्यू कितना था, ए पॉइंट में वैल्यू था माइनस ऑफ 81.11। माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने लगा दिया। फिर बी टू ए का वैल्यू है पॉजिटिव, इसका मतलब है बी टू ए में रख के क्लॉकवाइज घुमा दिया। फिर बी टू सी का वैल्यू कितना आया था, एंटी निगेटिव आया तो एंटी क्लॉकवाइज। और सी टू बी का वैल्यू आया था पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज। तो ये मतलब इस एरो से पता लग गया कि डायग्राम कहाँ पे बनना है, डायग्राम ऊपर बनना है क्योंकि एरो ऊपर शो कर रहा है। तो मैं पूरा डायग्राम ऊपर बनाऊंगा। देखिए ये वैल्यू हो गया 81। नेक्स्ट है यहाँ पे 60। नेक्स्ट है यहाँ पे सिर्फ 13। तो अभी इन सभी को ज्वाइन करो। सभी को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैं वैल्यूज को लिखूंगा, या ये वैल्यू है 81.11। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू है 62.77। फिर इसके बाद यहाँ पे वैल्यू है 13.052। नेक्स्ट इसके बाद जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि ए टू बी में क्वेश्चन में ए से लेके बी तक कौन सी टाइप ऑफ लोड था, क्वेश्चन में ए से लेके बी तक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड था। अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो तो डायग्राम बनेगा पैराबोलिक। तो डायग्राम बनेगा पैराबोलिक। तो मैं एक पैराबोलिक डायग्राम बनाऊंगा और इसका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगा WL²/8। इससे वैल्यू आएगा 112.5 किलो न्यूटन मीटर WL²/8 वैल्यू से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी
ये वैल्यू लिख लिया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 112.5। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू होगा, यहाँ पे वैल्यू है ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है 66.67 वैल्यू आ रहा है। और ये 66.67 वैल्यू कैसे आ रहा है, कंसंट्रेटेड लोड है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, सो फॉर्मूला हो जाएगी WAB/L। तो इससे वैल्यू आएगी 66.67। तो ये दोनों वैल्यू का मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट करना है, ये जो भी पोर्शन है ये माइनस है, जो लाइन के ऊपर जा रहा है प्लस है, तो ये पूरा वैल्यू माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, इसको मैं शेड फाइनली एग्जाम में अच्छी तरह दिखाने के लिए मैं शेड भी करके दूंगा। शेड कैसे करना है, ठीक है, इस तरीके से मुझे शेडिंग करके देना है। मतलब ये इतना ही पोर्शन मेरे पास अवेलेबल है, दिस 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 एंड दिस, बाकी पोर्शंस की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं शेडिंग करके रख रहा हूँ। अब मुझे बनानी है नेक्स्ट इलास्टिक कर्व। नेक्स्ट इलास्टिक कर्व अगर मुझे बनानी हो तो मैं इलास्टिक कर्व कैसे बनाऊंगा, इलास्टिक कर्व के लिए मैं बनाऊंगा, देखिए एक तो ये पॉइंट हो गया, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक तो ये पॉइंट हो गया, इसके बाद एक तो ये पॉइंट हो गया। मतलब जितने भी जमा ये पॉइंट्स है ना, ज्वाइन होने वाला पॉइंट्स, उन पॉइंट्सों को मैं नीचे खींच रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स है इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, इन पॉइंट्सों को नीचे खींच रहा हूँ, तो उससे मेरे पास वैल्यू आ रहा है। फिर एक ये लाइन बनेगा, फिर एक ये लाइन बनेगा, फिर ये लाइन बनेगा। ठीक है, तो मैं काम कर लेता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं बनाऊंगा नेक्स्ट डायग्राम। देखिए माइनस है, माइनस का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक हॉगिंग बनेगा, हॉगिंग। फिर इसके बाद ये है हॉगिंग डायग्राम। ये है हॉगिंग डायग्राम। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है सैगिंग डायग्राम। फिर यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट में भी मुझे ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है हॉगिंग, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से हॉगिंग। ठीक है, हॉगिंग होने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से सैगिंग डायग्राम है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है हॉगिंग। ये हो गया हॉगिंग, और ये दोनों को ये वाला पोर्शन हो गया सैगिंग। सैगिंग का मतलब है पॉजिटिव, हॉगिंग का मतलब है निगेटिव। ठीक है, सो ये जो डायग्राम बन गया, दिस डायग्राम इज नोन एज द इलास्टिक कर्व, दिस डायग्राम इज नोन एज द इलास्टिक कर्व। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मुझे बनानी है, दिस डायग्राम इज नोन एज इलास्टिक कर्व, और ये वाली डायग्राम है BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब मुझे नेक्स्ट डायग्राम बनानी है शेयर फोर्स डायग्राम। देखिए शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहला तो मुझे लिखना है जितने भी बीम्स है उस उतने बीम्स को मुझे ड्रॉ करना होगा। दो स्पैन है मेरे पास, बना दिया।
दो स्पैन बनने के बाद रिएक्शंस बनाऊंगा। रिएक्शंस बनाने के बाद इसमें मैं वैल्यू लिखूंगा। इसमें मेरे पास वैल्यू था 25 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे ए से लेके बी तक वैल्यू आया था। कौन सा वैल्यू है? मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। सो मोमेंट फ्रॉम ए टू बी का वैल्यू आया था 81.11 और ये वैल्यू आया था 62.77। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा? इसमें होगा, एक तो 50 किलो न्यूटन है, फिर ये 2 मीटर हो गया और ये 3 मीटर हो गया। सॉरी, ये 2 मीटर हो गया और ये 4 मीटर हो गया, और ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी में सिमिलरली 62.77 वैल्यू था, और यहाँ पे वैल्यू था लास्ट पॉइंट में मोमेंट फ्रॉम सी टू बी में 13.052। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है वर्टिकल एट ए फाइंड आउट करना है, वर्टिकल एट बी फाइंड आउट करना है, वर्टिकल एट बी फाइंड आउट करना है, और वर्टिकल एट सी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे करना होगा कि एक तो है यहाँ पे वी ए प्लस वी बी दोनों मिला के 25 किलो न्यूटन इंटू 6 मीटर करना होगा, विच विल कम एस 25 इंटू 6 करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा 120 किलो न्यूटन। उसके बाद समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। इक्वल लिखूंगा, एक तरफ क्लॉकवाइज लिखूंगा, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा। तो एक तरफ में लिख लाऊं क्लॉकवाइज 62.77 क्लॉकवाइज है, और दूसरा कौन सा क्लॉकवाइज बनेगा? 25 इंटू 6 150 इंटू हाफ डिस्टेंस 150 इंटू 3 25 इंटू 6 इंटू 3 हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन सा हो गया? 81.11 और प्लस वी बी इंटू 6। तो इससे मेरे पास वी बी का वैल्यू आएगा, वी बी विल बी इक्वल टू 71.94 किलो न्यूटन। ठीक है, तो वी ए का वैल्यू हो जाएगा 78.06 किलो न्यूटन, 78.06 किलो न्यूटन। तो ये दोनों वैल्यू है। सिमिलरली इसमें वैल्यू आएगा इसमें वैल्यू आएगा वी बी प्लस वी सी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। एक तरफ क्लॉकवाइज, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाला लिख लेता हूँ 13.052 प्लस 50 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 2 50 इंटू 2 हो गया। ये दोनों क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन सा है? 62.77 प्लस VC इंटू 6। तो यहाँ से मेरे पास VC का वैल्यू आएगा, VC विल बी इक्वल टू 8.38 और VB इज इक्वल टू 41.62। ये दोनों वैल्यू आ रहा है VB और VC का। ठीक है, तो इससे मैं आसानी से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकता हूँ, शियर फोर्स डायग्राम बना सकता हूँ। लेकिन शियर फोर्स का एक साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन ये है कि लेफ्ट ऑफ पॉजिटिव एंड राइट ऑफ निगेटिव। ये दोनों चीजें आप लोगों का याद रखना है। साइन कन्वेंशन है लेफ्ट ऑफ पॉजिटिव, राइट ऑफ निगेटिव। अब देखिए, सारा वैल्यूज सब लोगों ने लिख लिए होंगे। 71.94 78.06 8.38 41.62। तो यहाँ से मैं वैल्यू लिखूंगा, यहाँ से वैल्यू क्या क्या होगा। अब सारा वैल्यूज लिख लिया। अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा।
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो बनेगा, देखिए बेंडिंग मोमेंट, सॉरी शियर फोर्स डायग्राम बनानी है। अब शियर फोर्स डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। एक तो ये हो गया कंटिन्यूअस, में शियर फोर्स की एक बीम बना लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे शियर फोर्स लिखना है। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आया था 78.06 और इस पॉइंट में और बी पॉइंट में मेरे पास वैल्यू आया था 71। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। तो इसमें वैल्यू आया था 78.06 और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आया था 71.94। सिमिलरली बी पॉइंट में और एक मेरे पास वैल्यू आया था, कौन सा वैल्यू, बी पॉइंट में वैल्यू क्या आया था, नेक्स्ट मेरे पास बी पॉइंट में वैल्यू आया था 41.62। उसके बाद माइनस करेंगे 50 तो मेरे पास वैल्यू आएगा 8.38। तो यहाँ पे लिखूंगा 41.62 और यहाँ पे होगा 8.38। ठीक है, सो ये हो गया हम लोगों का फाइनल shear force diagram। This is the final shear force diagram। तो इस तरीके से मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, shear force डायग्राम एज वेल एज इलास्टिक कर्व बनानी है प्रॉपरली। ओके, थैंक यू। बाकी मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को दूसरा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है।